नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 2 परीक्षा परिणाम फाइनली जारी तो हो चुका है। जहां एक और खुशी है, वहीं दूसरी ओर ये परेशानी है या डर है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या आगे हमारा क्या प्रोसीजर होगा। क्योंकि रिजल्ट आना एक खुशी का कारण तो है, लेकिन एक और बड़ी वजह बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है अपनी रैंक के आधार पर या फिर अपने रिजल्ट के आधार पर ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो हम किस रैंक तक या कितने परसेंटाइल तक सुरक्षित रहेंगे और हमें आगे क्या करना है। तो देखिए, अभी सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन लगा करके ये रिज़ल्ट बनाया है और बहुत सारी बातें इसमें लगाई गई हैं। लेकिन ये एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि रैंक से आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो कितनी रैंक तक सुरक्षित है। सिलेक्शन सेंस कि अगर आपकी रैंक जो है अभी, चूँकि देखिए जिनका मेरिट में नाम है, मेरिट में है, और जिनका नाम वेटिंग में है, वो 100% यहाँ पर श्योर हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग डायरेक्ट मिलेगी। अब आप वेटिंग वाले कहेंगे, पहले मैं बात करता हूँ कि वेटिंग वालों को जो है, क्योंकि मेरिट वाले तो मालूम है कि सुरक्षित हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होते हैं तो वो सुरक्षित है। दूसरा स्टेज ये कि अगर आपका नाम वेटिंग में है तो आप कैसे सुरक्षित होंगे। देखिए, यहाँ होता ये है कि जो वेटिंग बनाई जाती है उसमें होता ये है कि जो मेरिट के अभ्यर्थी होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, दस्तावेज सत्यापन में या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय ऐसी प्रक्रियाओं में उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, बहुत सारी वेरिएशन होते हैं। इस वजह से 10 से 15% अभ्यर्थी हमेशा ही पहली काउंसलिंग से बाहर किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। जो ये परसेंट होता है उतनी ही वेटिंग बनाई जाती है। तो यहाँ जैसे ही ये अभ्यर्थी बाहर होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या किसी भी वजह से, ये वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये प्रक्रिया है कि वेटिंग और मेरिट वाली तो 100% सुरक्षित है, इनके लिए कोई दिक्कत जहाँ तक है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन में आप बाहर नहीं होते हैं तब। दूसरी बात ये कि अब हमारी रैंक कितनी होगी कि हम सुरक्षित अपने आप को बता दें कि हम इस रैंक तक सुरक्षित हैं। देखिए, अगर यहाँ पर डीपीआई काउंसलिंग कराते हैं, डीपीआई जो है अगर अपनी मेरिट अलग से बनाएंगे, फ़िलहाल जो है अभी ईएसबी बोर्ड ने ही मेरिट बनाई है जिसमें इन्होंने 15% वेटिंग रखी गई है। बाकी जो है डीपीआई के रूल्स के हिसाब से 25% वेटिंग बनाई जाती है, चूँकि अभी वेटिंग आपकी नहीं बनाई गई है। हालांकि 13% पद होल्ड किए गए हैं, वो तो आपको पता ही है, लेकिन वेटिंग जो होती है वो 25% इसकी क्रिएट की जाएगी। 13% पद अभी होल्ड है, तो 25% में से अब ये है कि अगर डीपीआई अपनी मेरिट बनाएंगे तो वेटिंग का जो कैंडिडेट हैं या वेटिंग में जो है वो 25% अगर रखते हैं, तो कुछ रैंक में आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। देखिए, अगर किसी विषय में आपको मैं बता दूं, जैसे 400 हिंदी में पोस्टें हैं, बाकी पोस्टें आपको विषयवार पता होगी, 14, 1450 कुछ गणित में हैं। बाकी इसके अलावा आपने देखा होगा अगर तो आपके सामाजिक में भी कुछ हिंदी जो 400 इतनी है पोस्टें हैं, और इंग्लिश में करीबन 2100 या 2200 पोस्टें हैं। इसके बाद आपका एक विषय गणित है, संस्कृत है, जिसमें 800 पोस्टें हैं। अगर आपके अंक जो हैं, आपकी जो रैंक है, इस रैंक में आपको ये दिख रहा है कि आपकी रैंक जो आपको दिख रही है कंसोलिडेटेड रैंक, वो आपके विषय से 100 प्लस है या आपके विषय की पोस्टों से 100 प्लस तक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग अगर होगी, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस बात को ध्यान रखना, सेकंड काउंसलिंग अगर होगी और अभ्यर्थियों की पोस्ट रह जाती हैं तो आप सेफ में हैं अभी, कि सेकंड काउंसलिंग में तक अगर पोस्टें सेफ रहती हैं या फिर अभ्यर्थी बाहर होते हैं किसी भी वजह से, तो इस रैंक तक के अभ्यर्थी जो हैं अभी, अगर आपकी सब्जेक्ट में इतनी रैंक आई है आपकी कंसोलिडेटेड रैंक, तो मे बी पॉसिबल आप यहाँ पर सेफ़ हैं। इससे आगे अगर किसी की कोई भी रैंक है बच्चों, साथियों, तो वो किसी भी तरह से अभी सुरक्षित नहीं होंगे। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए किसी की रैंक 10,000 है, किसी की रैंक 5,000 है, तो इस रैंक के अभ्यर्थियों को कोई चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपके 400 रैंक जिनकी है, अगर किसी की रैंक 800 है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में किसी भी विषय से, जैसे पोस्ट 400 है, रैंक आपकी 800 है, ठीक है, तो आपका कैसे हो पाएगा। आपके लिए एक प्रयास हो सकता है, वो है पदवृद्धि। अगर आप पदवृद्धि करते हैं तो 400 से 800 के बीच के अभ्यर्थी हो सकते हैं सिलेक्ट। 400 से 800 के मैं किस लिए कह रहा हूँ, अभी जिनका विषय सामाजिक है उनकी रैंक अगर 800 है तो उनके लिए प्रयास करना चाहिए कि वो पदवृद्धि कराएं। तो 400 से 800 के बीच की जिनकी रैंक है उनकी पदवृद्धि से होने से ही हो पाएगा।
आपको समझ में आया? जैसे किसी की इंग्लिश में बात करता हूँ कि इंग्लिश में आपकी 3000 या 3100 रैंक है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? पदवृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए, तो आपका हो पाएगा सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है। मतलब विषय जैसे 1500 गणित में है तो मैंने कहा कि 1600 का सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है, लेकिन अगर आपकी रैंक 2000 है या आपकी रैंक 2500 है तो आपको प्रयास करना चाहिए पदवृद्धि के लिए, तो ही आपका हो पाएगा। इसके अलावा अगर आपकी रैंक 5000 है या आपकी रैंक 4000 है या आपकी रैंक जो है 6000 है, तो आपको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है कि आप किसी भी तरह से वेट करें किसी भी इस चीज़ का। आप आगे अपना रास्ता देखिए। रास्ता तो सभी को देखना है, जिनका मेरिट में नाम नहीं है और जिनका नाम वेटिंग में नहीं है उनको आगे की तैयारी अभी से ही शुरू कर देना है। आगे के लिए ये मत सोच के बैठना कि मेरा आगे नाम आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो मेरिट और वेटिंग के कैंडिडेट हैं वो ही ज्वाइनिंग लेंगे। बाकियों के लिए अभ्यर्थियों की सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है। तो अगर आप DLED वाले हैं तो वर्ग 3 की तैयारी करते रहिए, और अगर आप B.Ed वाले हैं तो वर्ग 1 की तैयारी कीजिए, वहाँ चांसेस आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि पदवृद्धि से ही आपका सिलेक्शन संभव होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रैंक अगर आपकी है विषय में, जैसे भाई सामाजिक में आपकी रैंक 2000 है या 1500 है, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग में अगर पदवृद्धि होती तब भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितनी पोस्टें हैं उसके दोगुने अभ्यर्थी अभी सेकंड काउंसलिंग में अगर पदवृद्धि होगी तो हो पाएगा। दोगुने से भी कम, मतलब मैं ये कह सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, अंग्रेजी की पोस्टें हैं 2000, अगर पदवृद्धि तो वैसे अंग्रेजी में नहीं हो पाएगी क्योंकि वैसे ही पोस्टें ज़्यादा हैं। गणित में भी नहीं हो पाएगी क्योंकि इनकी पोस्टें ऑलरेडी उन्होंने अच्छी दी हुई हैं, ठीक है। संस्कृत में भी लगभग समथिंग ठीक दी गई हैं, लेकिन विज्ञान विषय में, सामाजिक में और हिंदी में, इन 3 विषयों में बाकी पोस्टें बहुत कम हैं। तो इसमें अभ्यर्थी जो है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी के साथ वेट कर सकते हैं। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा उसको सुनिएगा। देखिए, अगर DPI मेरिट वेटिंग नहीं बनाता है तो आपके लिए जो वेटिंग और मेरिट DPI के अलावा जारी की गई है, जिसने अभी जो ESB ने अभी आपकी वेटिंग और मेरिट बनाई है, उसी के आधार पर DPI क्या करेंगे, अपना इस तरह का पूरा एक शेड्यूल बनाएंगे माध्यमिक शिक्षक का। इस शेड्यूल में अगर वो मेरिट जारी करते हैं तो मेरिट को भी यहाँ बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो अभ्यर्थी वहाँ पर मेरिट में है और जो वेटिंग में है वो यहाँ पर मेरिट और वेटिंग में ही रहेंगे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ये 25% वेटिंग बनाते हैं DPI तो कुछ नए अभ्यर्थी 10% अभ्यर्थियों को वेटिंग में नाम मिल सकता है, अगर ये 25% DPI बनाते हैं तब। और अगर DPI अपनी मेरिट नहीं बनाते हैं और अगर बनाते हैं 25% नहीं बनाते वेटिंग, तो कुछ नहीं होगा, जैसा का तैसा यहाँ पर आपको मेरिट और वेटिंग दिख जाएगी, ठीक है। फिर उन्हीं अभ्यर्थियों से दूसरा स्टेज होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फिर जिला स्तर पर सत्यापन होगा, साला विकल्प चयन होगा, फिर आखिरी में मेरिट लिस्ट आकर ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग उनको नहीं दी जाएगी। चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग उनके लिए बाद में दी जाएगी, या हो सकता है चॉइस फिलिंग करा ली जाए जहाँ तक, क्योंकि बाद में हो सकता, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि साला विकल्प चयन करने की सूची अलग से जारी की जाती है और इसमें जहाँ तक है वेटिंग के कैंडिडेटों को नहीं लिया जाता है। वेटिंग के कैंडिडेट से सिर्फ 2 कार्य किए जाते हैं, या तो वो सत्यापन की सूची में मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, बस। चॉइस फिलिंग और साला विकल्प चयन करने की सूची मेरिट वालों से ही कराई जाती है, वेटिंग वालों से नहीं कराई जाती। फिर भी एक बार रूल बुक आने दीजिएगा DPI की, उसमें ये सारे नियम आपको विशेष रूप से दिख जाएंगे। इसका अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1 माह के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर हो सकता है DPI प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आपको इस तरह का पूरा शेड्यूल जारी करके दिखाएंगे कि आपकी प्रोसीजर कब से शुरू होना है। ये सारी डेट आपको मिल जाएंगी। अगले वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जानकारी दूंगा और नियम पुस्तिका से संबंधित जानकारी दूंगा कि कौन कौन से अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ती है और वेरिफिकेशन कैसे होता है, वेरिफिकेशन में कब कैसे अपलोड करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको रूल भी समझाऊंगा कि किस अभ्यर्थी या कौन सा अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों को नहीं है पता। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्लस नियम पुस्तिका के बारे में बहुत सारी बातें समझाऊंगा। तो अभी आपका काम है कि अगर आपकी बहुत रैंक ज़्यादा है, अगर मेरिट और वेटिंग में नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वर्ग 1 की और वर्ग 3 की तैयारी कीजिए, और अगर आपका मेरिट और वेटिंग में नाम है तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना शुरू कर दीजिए। सारे
डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिस्ट बता दूंगा और आगे की तैयारी आप लोग करते रहिए। जिनका वेटिंग में नाम है वो भी तैयारी कीजिए, क्योंकि भाई वेटिंग तो वेटिंग ही होती है, जब क्लियर होगी तब होगी। अभी आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, और वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप सभी को अपनी करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम डॉक्यूमेंट संबंधी बात डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।